आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जनसंचार के ऊपर। तो जनसंचार को जानने से पहले हमें संचार को समझना होगा। संचार किसे कहते हैं? भावनाओं को, सूचनाओं को और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिखित रूप में, मौखिक रूप में या फिर दृश्य श्रव्य माध्यम से अगर पहुंचाया जाए तो उसे हम संचार कहते हैं। दृश्य श्रव्य यानी वीडियोग्राफी के थ्रू, और लिखित यानी लिखकर, मौखिक यानी बोलकर। तो इन सभी माध्यमों से जब हम अपनी भावनाओं को या फिर आसपास घट रहे सूचनाओं को, आदि चीज़ों को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान, किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो उसे हम संचार कहते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो हो गया संचार। तो संचार जो है वो चर धातु से बना हुआ है। चर धातु का अर्थ क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना या पहुंचना को हम चर कहते हैं। और संचार को क्या कहेंगे? जब समाचार किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, जब सूचनाएं, जब भावनाएं, जब विचार किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे तो उसे हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। अब संचार जो है वो केवल दो लोगों के बीच तो होता नहीं, ये होता है दो लोगों से लेकर के हजारों लाखों लोगों तक अपनी भावनाओं और अपनी सूचनाओं को पहुंचाया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को हम संचार के नाम से जानते हैं। तो जब ये किसी एक व्यक्ति के पास जा रहा है तो इसे हम किसी और नाम से जानते हैं, और जब लाखों व्यक्तियों तक ये पहुंचता है तो फिर इसे हम किसी और नाम से जानते हैं। अर्थात जो संचार के माध्यम हैं वो अनेक हैं, और माध्यमों के कारण, इसके जो प्रकार हैं और इसके ऑडियंस के कारण, यानी कितनी बड़ी ऑडियंस तक ये पहुंच रही, कितनी बड़ी संख्या तक हम अपनी सूचनाओं को पहुंचा रहे हैं, उसके आधार पे संचार के विभिन्न प्रकार माने गए हैं। तो अब हम आते हैं संचार के विभिन्न प्रकार। संचार के विभिन्न प्रकार। तो सबसे पहला जो संचार का प्रकार है वो है मौखिक संचार। हमारा पहला क्या हो गया? मौखिक संचार। मौखिक संचार किसे कहते हैं? जब हम सामने खड़े किसी व्यक्ति को बोलकर या फिर इशारों से समझा सकें, इशारों से अपनी सूचनाएं पहुंचा सकें, इशारों के द्वारा या ध्वनि के द्वारा अपनी बातों को पहुंचा सकें, तो उसे हम मौखिक संचार के नाम से जानते हैं। मौखिक संचार के अलावा जो दूसरा है वह है अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक तो अंतर्वैयक्तिक संचार किसे कहते हैं? जब दो व्यक्ति आपस में संचार कर रहे हो, आपस में संवाद कर रहे हो, आमने सामने खड़े होकर के, तो उसको अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। मौखिक में हम बोल करके या फिर इशारों से लोगों को समझाते हैं। वो कोई एक इंसान हो सकता है, दो इंसान हो सकता है, तीन इंसान हो सकता है। अंतर्वैयक्तिक में 1 to 1 चलता है कॉन्वर्सेशन, यानी संवाद चलता है, एकल संवाद। एक इंसान, दूसरा इंसान, दोनों आपस में जब बातचीत कर रहे होंगे, उस संचार को हम अंतर्वैयक्तिक संचार के नाम से जानेंगे। तीसरा जो है हमारा वो है समूह संचार। समूह संचार कहाँ होता है? जहां पे एक समूह हो, कुछ संख्या हो लोगों की, जो एक साथ बैठ करके आदान प्रदान कर रहे हो सूचनाओं की, विचार विमर्श कर रहे हो, बहस कर रहे हो, या फिर एक दूसरे से लेन देन कर रहे हो, भावनाओं का वो हो गया, सूचनाओं का हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? समूह संचार। समूह संचार का उदाहरण क्या है? जब कक्षा में विचार विमर्श चलता है, जब स्टूडेंट्स एक साथ बैठ करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, आपस में बातचीत करके, बहस करके, उसे हम क्या कहते हैं? समूह संचार। हमारा चौथा और आखिरी जो प्रकार है वो है जनसंचार। जनसंचार जो होता है एक बहुत बड़े ऑडियंस के लिए होता है, एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए होता है। जनसंचार के जो माध्यम है वो रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, जिसमें कि सूचना या फिर जो बातें हैं वो एक बार में बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचती है, बहुत बड़ी संख्या के लोगों तक पहुंचती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? जनसंचार। जनसंचार में जो होता है यांत्रिक और तकनीकी मदद ली जाती है, यानी यंत्रों का और तकनीकी का मदद लेते हैं, अंग्रेजी में जैसे टेक्नोलॉजी कहते हैं।
तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो है जनसंचार होता है। अंग्रेजी में इसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। एक बार में बहुत सारे लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का जो तरीका है उसे हम जनसंचार के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए इसमें रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, ये चीजें, अखबार आदि की चीजें आ जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा जनसंचार का जो डेफिनेशन है, जो हम इसके बारे में विश्लेषण करते हैं, जो हम जनसंचार के बारे में जानते हैं। तो अब हम जनसंचार को विस्तृत रूप से और समझने की कोशिश करेंगे। जनसंचार क्या होता है ये हमें समझ आ गया। एक बार में जब हमें बहुत बड़ी संख्या के लोगों से कांटेक्ट करना हो, बहुत बड़ी संख्या के लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना हो, तो हम जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं उसे हम जनसंचार के नाम से जानते हैं। जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? तो हो गया अखबार, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, इंटरनेट इत्यादि। तो ये सब जो है वो जनसंचार के माध्यम है। अब हम जनसंचार की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो जनसंचार की विशेषताएं क्या क्या होंगी? एक जो सबसे बड़ी विशेषता होती है जनसंचार की, बहुत थोड़े समय में ये जो है बहुत बड़े लोगों को प्रभावित कर सकता है, हमारी सूचनाओं को एक बहुत बड़े भाग तक पहुंचा सकता है। इसके अंतर्गत जो होते हैं अनेकों तरीके के लोग होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। वो सूचनाएं पोस्ट करते हैं, वो सूचनाओं को बनाते हैं, उसको हमारे सामने पेश किया जाता है आसान भाषा में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आ सके। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जनसंचार का कार्य क्या क्या होता है। आखिर में हम जनसंचार करते क्यों हैं, इसके कार्य क्या क्या हैं, कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो इसका कार्य है वो है सूचना देना। हमारा पहला हो गया सूचना देना, यानी कि इसके माध्यम से हम सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। दूसरा क्या हो गया? शिक्षित करना। इसके माध्यम से जो है लोग शिक्षित होते हैं। जैसे कि अधिकारों को लेकर के जो चीजें लिखी जाती हैं अखबार में, उससे क्या होता है, लोग जागरूक होते हैं। वो शिक्षित होंगे तो जागरूक होंगे, फिर वो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे या अपने अधिकार की मांग करेंगे। तो शिक्षित करना भी जनसंचार का एक बहुत बड़ा कार्य है। इसके बाद आता है मनोरंजन करना। जैसे फिल्में जो हैं वो भी एक जनसंचार का माध्यम है। एक बार में बहुत बड़े तबके तक एक कहानी पहुंचती है। तो इसका एक जो तीसरा कार्य हो गया वो हो गया मनोरंजन करना। चौथा हो गया एजेंडा तय करना। जनसंचार के माध्यमों के माध्यम से एजेंडा तय किया जाता है। वो पॉलिटिकल, राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, वो किसी आंदोलन को लेकर के एजेंडा हो सकता है, किसी खास तबके के अधिकारों को लेकर के एजेंडा हो सकता है। तो एजेंडा को सेट करना, एजेंडा तय करना और उसे एक बड़े लोगों तक पहुंचा करके प्रभावित करना, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, उसे क्या कहते हैं, एजेंडा तय करना। और जनसंचार जो है एजेंडा तय करने में बहुत माहिर है। इसके द्वारा बहुत अच्छे से एजेंडा तय किया जाता है। इसके बाद है हमारा निगरानी करना। मीडिया को डेमोक्रेसी का यानी कि लोकतंत्र का जो है चौथा स्तंभ कहा जाता है, कि डेमोक्रेसी में बहुत ही जरूरी चीज है। तो ये क्या करती है, निगरानी रखती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा तो उसका खुलासा करना जो है मीडिया का काम है। और मीडिया क्या है, जनसंचार का एक तरीका है, जनसंचार का एक माध्यम है। तो निगरानी करना भी इसका एक कार्य हो गया। इसके बाद आता है विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करना। विचार विमर्श के लिए
मंच देना, यानी कि डिबेट के लिए स्टेज प्रोवाइड करना। किसी को कोई दिक्कत है तो जनसंचार के माध्यम से अपनी बातें पहुंचा सकता है, उस पर डिबेट हो सकती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है, ऐसा मंच तैयार करके देता है जहां पे कि एक आम आदमी भी जो है वो जा करके अपनी चीजों के बारे में विचार विमर्श कर सकता है। इसके बाद जनसंचार में एक और टर्म है, एक और शब्द है जिसके बारे में हम जानेंगे। वो शब्द क्या है? पत्रकारिता। अब पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो पत्रकारिता जो है टीवी, रेडियो या फिर अखबार में जिन सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पत्रकारिता कहते हैं। वो जो सूचना बनाई जाती है, जो सूचनाओं का, खबरों का आदान प्रदान होता है, उसको ही पत्रकारिता कहा जाता है। पत्रकारिता के जो हैं वो कुल मिलाकर के 3 पहलू हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है? समाचार संकलन, संपादन और प्रकाशन। समाचार संकलन, संपादन और तीसरा प्रकाशन। ये क्या है पत्रकारिता के? ये पत्रकारिता के 3 पहलू हैं। सबसे पहला समाचार संकलन। समाचार संकलन का मतलब समाचारों को इकट्ठा करना, खबरों को जो है ढूंढ करके एक जगह पे ले आना ताकि उसको छापा जा सके, उसको रेडियो पे पढ़ा जा सके या फिर टीवी पे दिखाया जा सके। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? समाचारों को इकट्ठा करना, खबरों को इकट्ठा करना, एक जगह लाना। उसके बाद दूसरा है संपादन। उन खबरों में से कौन कौन सी खबरें छापने लायक हैं, लोगों तक पहुंचाने लायक हैं, या जो खबर पहुंचानी है उसमें से कौन सा हिस्सा पहुंचाने लायक है और कौन सा हिस्सा पहुंचाने लायक नहीं है, इसके बारे में इसकी क्रिया को हम क्या कहते हैं? संपादन के नाम से जानते हैं। संपादक मंडली जो है वो संपादन का काम करती है। इसके बाद आता है प्रकाशन, यानी कि खबर इकट्ठा हो गया, उसमें से छटनी हो गई, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, और उसके बाद जब उसे छापा जाता है तो उसे हम प्रकाशन के नाम से जानते हैं। तो पत्रकारिता क्या है? खबरों को इकट्ठा करना, उनको संकलित करना, उनको छटनी करना, फिर उनको छापना और लोगों तक पहुंचाना। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रक्रिया को हम पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। अब हमारा जो अगला शब्द है वो है समाचार। हमें आखिर में समाचार संकलन, तो समाचार है क्या, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं कि खबरों को ही समाचार कहते हैं। जैसा अभी हमने बोला था कि खबर जो है वो समाचार का पर्यायवाची शब्द है। तो जो भी खबर, यानी कि कोई भी घटना हो, कोई भी विचार हो, कोई भी समस्या हो, उसका जब रिपोर्ट तैयार किया जाता है तो उसे हम समाचार के नाम से जानते हैं। तो हमारा अगला शब्द कौन सा हो गया? यहां से हमने लिया समाचार, या फिर हम समाचार को ऊपर लिखते हैं कि आज का हमारा जो दूसरा शब्द है वो क्या हो गया? समाचार। समाचार किसे कहते हैं? कोई भी घटना हो गई, कोई भी समस्या है या कोई भी विचार है, उसको लिपिबद्ध तरीके से लिखा जाएगा, संकलित किया जाएगा, उस पर रिपोर्ट बनाई जाएगी, और जब वो खबर बन करके प्रकाशित हो जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? समाचार। कोई भी घटना, कोई भी विचार, कोई भी हमारा जो है भावनाएं या फिर किसी भी तरीके का कोई समस्या हुआ, उसका जो रिपोर्ट है उसे हम समाचार के नाम से जानते हैं। समाचार का दूसरा क्या होगा कि इसका प्रभाव जो है वो लोगों पे पड़ना चाहिए, लोगों पर इसका फर्क पड़ना चाहिए। बेतुकी बातें छाप देने से वो समाचार नहीं बन जाता। जब तक लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लोगों का फायदा नहीं होगा, लोगों का उसमें कोई रुचि नहीं होगी, तब तक वो समाचार नहीं बन सकता है। तो अब हम जानते हैं इसके कुछ तत्वों के बारे में कि समाचार के तत्व क्या क्या हैं। समाचार के तत्व, यानी किन तत्वों के आधार पर हम समाचार को समाचार मानेंगे या फिर हम समाचार को एक बेहतर समाचार कहेंगे। तो सबसे पहला है नवीनता, दूसरा है निकटता,
नवीनता का अर्थ क्या होता है कि खबर जो है वो नई होनी चाहिए, पुरानी खबर नहीं होनी चाहिए। समाचार जो है वो हमेशा नवीन होना चाहिए, कि किसी मुद्दे पर भी बहस चल रही है और हम 1 महीने पहले जो बात कही जा रही थी वो बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता। समाचार में आज क्या कहा गया है उसके बारे में बताया जाता है। आज क्या कहा गया, आज क्या घटना घटी, मीन्स जो करीब हो, जो आसपास हुआ हो, आज यानी कल हुआ हो, परसों हुआ हो, आसपास में जो हुआ हो उसे हम समाचार में छापते हैं, उसे हम नवीनता कहते हैं। निकटता यानी कि हमारे आसपास की चीज हो, अगर हमसे जुड़ी खबर नहीं होगी तो हम उतना रुचि नहीं लेंगे। अब अमेरिका में क्या चल रहा है, अगर उस पर भारत पे कोई असर नहीं पड़ रहा तो कोई रुचि नहीं लेगा। तो खबर की निकटता होनी भी बहुत आवश्यक है। इसके बाद होता है प्रभाव, तीसरा है प्रभाव, और चौथा है रुचि। जैसा कि अभी हमने बात किया कि नवीनता और निकटता रहेगी तो लोगों पे प्रभाव पड़ेगा। हमारे आसपास अगर कोई घटना होती है तो हम उसके बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं, तो प्रभाव पड़ता है। और समाचार की जो रुचि होती है वो रुचि भी बरकरार रहनी चाहिए। जहां रुचि खत्म हुई लोग पढ़ेंगे नहीं। उसके बाद पांचवा क्या है तत्व, टकराव। टकराव के बारे में खबर हमेशा छपती है और वो ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ते हैं। वो टकराव किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, किन्हीं दो समुदायों के बीच हो सकती है, किन्हीं दो मंत्रियों के बीच हो गई, नेताओं के बीच हो गई, देशों के बीच हो गई। तो टकराव की जो खबरें हैं वो समाचार का रूप बहुत जल्दी लेती हैं। उसके बाद अनोखापन, जो खबरें अनोखी होती हैं वो बहुत जल्दी जो है समाचार बन जाती हैं। यानी कुछ घटना ऐसी घटी जो माना ही नहीं जा सकता, जो थोड़ी अजीब है, तो वो समाचार का रूप बहुत जल्दी लेती हैं। इसके बाद हमारा क्या है, पाठक वर्ग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी समाचार पत्र तभी बिकेगा जब लोग उसे खरीदेंगे। कोई भी रेडियो का जो चैनल होगा या जो न्यूज दे रहे होंगे एंकर, उनको लोग तभी सुनेंगे जब वो बेहतर तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ता हो। उसी प्रकार टीवी एंकर जो हो गए, वो कोई भी न्यूज चैनल हो गया, कोई भी खबर का जो चैनल्स हैं वो हो गए, लोग तभी देखेंगे जब लोग कनेक्ट कर पाएंगे, जब लोग उससे प्रेरित हो पाएंगे। तो पाठक वर्ग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीवी के लिए श्रोता और दर्शक भी हो सकते हैं, पर जब तक लोग इंडल्ज नहीं होंगे तब तक लोग समाचार देखेंगे नहीं, और देखेंगे नहीं तो समाचार बनेगा नहीं। और अंतिम जो है वो है नीतिगत ढांचा। नीतिगत ढांचे से क्या समझते हैं कि जो खबर है वो नीति के आधार पे बहुत तुलनात्मक नहीं होनी चाहिए, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। खबर किसी एक तरफ झुकी हुई हो तो लोग उसे पढ़ने में हिचकेंगे, लोग उसे नहीं पढ़ेंगे। तो समाचार अच्छा वही होता है जो बैलेंस बना करके लिखा गया हो। तो यह इस प्रकार से हमने समाचार और समाचार के तत्वों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे संपादन के बारे में कि आखिर में संपादन होता क्या है। पहला हमारा क्या था, समाचार संकलन। तो समाचार संकलन के कुछ ये तत्व हैं। समाचार इकट्ठा करते वक्त इन बातों पे अक्सर ध्यान दिया जाता है, और जो पत्रकार इन बातों पे ध्यान देते हैं वो जो है अच्छे पत्रकार कहलाते हैं। पत्रकार यानी पत्रकारिता करने वाले लोगों को हम पत्रकार कहते हैं। वो समाचार इकट्ठा कर सकते हैं, वो संपादन कर सकते हैं, वो प्रकाशन कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्या हो गया, समाचार हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संपादन के बारे में। तो हमारा अगला मुख्य बिंदु क्या हुआ, संपादन। संपादन क्या होता है ये हमने पहले ही जान लिया। संपादन किसे कहते हैं, जो समाचारों की छटनी करते हैं, उसमें से क्या छपने योग्य है, क्या बताने योग्य है, क्या नहीं है, इसको हम वो कौन करता है, वो संपादक करता है। और उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संपादन कहते हैं। तो पत्रकारिता करने वाले को क्या कहते हैं, पत्रकार। समाचार लाने वाले को क्या कहते हैं, पत्रकार। संपादन करने वाले को क्या कहते हैं, संपादक। अखबारों में अक्सर संपादकों की मंडली होती है।
जो ये काम करते हैं, वो पूरा डेस्क होता है और उसके में जो है 5 से 6 लोग कार्यरत होते हैं जो कि संपादन का कार्य करते हैं। टीवी चैनलों में भी एडिटर्स होते हैं जो कि खबरों को एडिट करते हैं और दिखाने योग्य बनाते हैं। तो संपादन की प्रक्रिया किसे कहते हैं? इकट्ठा किए गए खबरों की छटनी करके उनको शुद्ध करके छपने योग्य बनाना या बताने योग्य बनाने की क्रिया को हम संपादन कहते हैं। जो ये करता है उसको संपादक कहते हैं। तो ये हो गया हमारा संपादन का अर्थ। अब हम जानते हैं कि संपादन की सिद्धांत कौन कौन से हैं। संपादन के सिद्धांत, संपादन के सिद्धांत यानी कि पत्रकारिता जो है उसको शुद्ध बनाए रखने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए, पत्रकारिता की साख को बचाए रखने के लिए संपादन के कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों के बारे में अब हम जानेंगे। तो उसमें सबसे पहला है तथ्यों की शुद्धता। तथ्यों की शुद्धता से क्या समझते हैं हम? कि जो भी फैक्ट्स लाए गए हैं, जो भी खबर लाए गए हैं, वो फैक्ट है या बस कहानी है, इसकी छटनी जो है वो संपादक करता है और उस प्रक्रिया को हम संपादन के नाम से जानते हैं। दूसरा है वस्तुपरकता। यानी कि जिस भी बारे में लिखा जा रहा है उसके बारे में जो है एक्सपर्ट एडवाइस होना चाहिए, उसकी जो वस्तुपरकता है उसकी जांच होनी चाहिए। तीसरा क्या है? निष्पक्षता। तीसरा जो सिद्धांत है वो है निष्पक्षता। निष्पक्षता से क्या अर्थ है? किसी भी एक विभाग या किसी एक व्यक्ति के प्रति खबर झुका हुआ नहीं होना चाहिए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, वो किसी का भी पक्षपाती नहीं होना चाहिए। तो निष्पक्षता जो है तीसरा सिद्धांत हो गया। चौथा है हमारा संतुलन। संतुलन यानी खबर में से कौन सी चीज दिखाने योग्य है, बताने योग्य है, छापने योग्य है, कौन सी नहीं है, इसकी छटनी बहुत सावधानी से होनी चाहिए। आखिरी है हमारा स्रोत। स्रोत का अर्थ क्या हुआ? सोर्स। सोर्स यानी कि खबर कहां से आई है, उसका जो जानकारी है वो संपादक मंडली को अच्छे से होनी चाहिए। स्रोत जो है वो भरोसा करने लायक है कि नहीं है, वो झूठ बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, इसकी जांच हमेशा होनी चाहिए। तो जो इन सिद्धांतों का पालन करते हैं वो संपादक बहुत बड़े और अच्छे संपादक कहे जाते हैं। और संपादन की जो शैली है, संपादन का जो साख है, उसको बचाए रखने के लिए इन निम्न सिद्धांतों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद अब हम जानेंगे कि पत्रकार के गुण कौन कौन से हैं, या फिर पत्रकार की बैसाखियां कौन कौन सी हैं। पत्रकार जो पत्रकारिता करता है, तो पत्रकार के बैसाखियां या पत्रकार के गुण। पत्रकार की बैसाखियां या गुण, यानी कि एक पत्रकार के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसका बैसाखी क्या क्या है, किसके भरोसे इंसान पत्रकार बन सकता है, कौन से ऐसे गुण वो अपने अंदर पाले। तो सबसे पहला जो है वो है संदेह करना। सबसे पहला बैसाखी या सबसे पहला गुण जो है वो है संदेह करना। यानी अच्छा पत्रकार वही है जो हर चीज में संदेह करता हो, क्योंकि जब वो संदेह करेगा तो वो सवाल करेगा, जब सवाल करेगा तो जवाब ढूंढेगा, और जब जवाब ढूंढेगा तो उसको खबरें मिलेंगी, वो समाचार बना पाएगा, वो समाचार ढूंढ पाएगा, वो अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा हो उसको पकड़ पाएगा, उसको उजागर करेगा, उसका खुलासा करेगा, उसे आम लोगों तक पहुंचाएगा। तो संदेह करना पत्रकार के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद है सच्चाई। यानी पत्रकार जो है वो सच्चा होना चाहिए, अगर वो सच बोलेगा तो ही समाचार की शुद्धता बनी रहेगी। तीसरा क्या है? संतुलन। संतुलन के बारे में हमने जाना। संतुलन यानी कि
वो बैलेंस होना चाहिए खबर, किसी एक को झुका हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद निष्पक्षता। निष्पक्षता यानी कि एक बार फिर से वही, पक्षपाती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होकर यह खबर लिखनी चाहिए। और अंत में आता है स्पष्टता। पांचवा हमारा क्या है, यानी पत्रकार अपनी बातों में स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल मन का खुला, दिल का खुला व्यक्ति होना चाहिए, वो अच्छा पत्रकार कहलाता है। तो जिनके अंदर ये गुण है, वो पत्रकार कहलाते हैं, या फिर पत्रकार जो हैं वो इन्हीं बैसाखियों के ऊपर चलते हैं अपने पूरे जीवन में। तो इस प्रकार हमने पत्रकार, पत्रकारिता, पत्रकार के जो तत्व हैं, समाचार के तत्व, संपादन के सिद्धांत, पत्रकारिता के जो अंग होते हैं, यानी समाचार इकट्ठा करना, संपादन करना, प्रकाशन करना, इन सब के बारे में आज हमने जाना है। आगे के वीडियो में हम पत्रकारिता के प्रकार के बारे में जानेंगे, प्रिंट मीडियम के बारे में जानेंगे, और जो जनसंचार के माध्यम हैं। तो पत्रकारिता के अन्य माध्यम, पत्रकारिता के जो प्रकार हैं, और जनसंचार के जो माध्यम है, उनको विस्तृत रूप से विश्लेषण करके हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।